नमस्कार और आपका स्वागत है। आज हम कानून की दुनिया में हुए एक बहुत बड़े बदलाव की पड़ताल करने वाले हैं। हाँ, पुरानी भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी। उसकी जगह अब आ गई है नई भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस। और देखिए, इस मुश्किल विषय को समझने के लिए हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। अच्छा। ये स्टडी टेक के बनाए हुए कुछ नोट्स हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश एसआई परीक्षा 2026 के लिए। और ये बहुत ही विजुअल और रंगीन है। मैंने देखे हैं, ये काफी अच्छे हैं। इन नोट्स की खास बात यह है कि ये मुश्किल कानूनी धाराओं को तस्वीरों और बहुत आसान भाषा में समझाते हैं। और इसमें कुछ मजेदार मेमोरी ट्रिक्स भी हैं। हाँ, ट्रिक्स वाला पार्ट तो काफी मजेदार है। तो आज हमारी कोशिश यही होगी कि इन नए कानूनों के पीछे की सोच को समझें और ये भी देखें कि क्या ये ट्रिक्स वाकई इन मुश्किल चीजों को आसान बनाती हैं। बिल्कुल। देखिए, जब आईपीसी जैसा कोई फंडामेंटल लॉ बदलता है तो ये सिर्फ धाराओं के नंबर बदलना नहीं होता। सही। ये कानून के नजरिए में आए बदलावों को भी दिखाता है। तो परीक्षार्थियों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। और इस तरह के विजुअल नोट्स एक बेहतरीन एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। स्टडी टेक के नोट्स में पहला विषय है व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला, रास्ता रोकना और कैद करना। पहली नजर में ये दोनों एक जैसे लगते हैं, पर कानून इन्हें बहुत अलग मानता है। पहला है गलत तरीके से रोकना, जिसे रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कहते हैं। हाँ। ये अब बीएनएस की धारा 126 में है, जो पहले आईपीसी 339 थी। जैसा इन नोट्स के चित्र में दिखाया गया है, इसका मतलब है किसी को एक खास दिशा में जाने से रोकना। जैसे कोई रास्ता ब्लॉक कर दे। हाँ बिल्कुल, जैसे कोई सड़क पर खड़ा हो जाए और आपको आगे ना जाने दे। और दूसरा है गलत तरीके से कैद करना या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। ये बीएनएस 127 है। हाँ, जो पहले आईपीसी 340 थी। इसमें जैसा कि चित्र में एक आदमी को कमरे में बंद दिखाया है, किसी को चारों तरफ से घेर लिया जाता है ताकि वो किसी भी दिशा में ना जा पाए। अच्छा। पर सवाल ये उठता है कि कानून इन दो कामों के लिए दो अलग अलग धाराएं क्यों बनाता है? हैं तो दोनों ही किसी की आजादी छीनने जैसे, है ना? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये हमें कानून के एक बुनियादी सिद्धांत पर लाता है, जिसे प्रोपोर्शनैलिटी या आनुपातिकता कहते हैं। आनुपातिकता। हाँ, देखिए, कानून हर अपराध को उसकी गंभीरता के हिसाब से तौलता है। जब आप किसी का रास्ता रोकते हैं, धारा 126 के तहत, तो आप उसकी स्वतंत्रता का एक हिस्सा छीनते हैं। अच्छा। उसके पास बाकी दिशाओं में जाने का विकल्प तो होता है, लेकिन जब आप किसी को कैद करते हैं धारा 127 में, तो आप उसकी स्वतंत्रता पूरी तरह से छीन लेते हैं। वो एक टोटल रिस्ट्रेंट है। ओह अच्छा, एक में आंशिक और दूसरे में पूरी तरह से। बिल्कुल। इसीलिए गलत तरीके से कैद करने का अपराध ज्यादा गंभीर है और उसकी सजा भी ज्यादा है। कानून सिर्फ ये नहीं देखता कि अधिकार का हनन हुआ, बल्कि ये भी देखता है कि हनन कितना गहरा था। अच्छा, तो ये अपराध की गंभीरता के स्तर को दिखाता है। ये तो बहुत दिलचस्प पॉइंट है। और इन स्तरों को इन धाराओं के नंबरों को याद रखने के लिए इन नोट्स में एक मजेदार ट्रिक दी गई है। हाँ, वो मैंने देखी। धारा 126 के लिए कहा गया है 26 यानी छवि खराब करना रास्ता रोककर, और धारा 127 के लिए 27 यानी सत्ता देना चारों दीवारों से, कैद करना। ये शब्द खेल वाकई से याद रखने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को रोकने से आगे बढ़ते हैं एक ऐसे अपराध की ओर जो और भी गंभीर है, किसी को उसकी मर्जी के बिना एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। किडनैपिंग और अपहरण। हाँ, हम किडनैपिंग और अपहरण के मुश्किल मुद्दे पर आते हैं, जिसे इन नोट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया गया है। अक्सर लोग इन दोनों शब्दों को एक ही समझ लेते हैं। बहुत आम कंफ्यूजन है ये। नोट्स के मुताबिक किडनैपिंग, जो अब बीएनएस धारा 137 में है, सिर्फ नाबालिग यानी माइनर या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति का हो सकता है, और वो भी उनके कानूनी अभिभावक की मर्जी के बिना। दूसरी तरफ है अपहरण यानी अबडक्शन, जो बीएनएस धारा 140 में है। ये किसी का भी हो सकता है, बड़ों का भी, और इसमें बल फोर्स या धोखे यानी डिसीट का इस्तेमाल होता है। सही। लेकिन यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात लिखी है कि अपहरण अपने आप में एक अधूरा अपराध है और सजा इरादे पर निर्भर करती है। ये बात थोड़ी उलझाने वाली है। इसका क्या मतलब है कि अपहरण अधूरा अपराध है? ये कानून की एक बहुत ही बारीक और महत्वपूर्ण बात है। जब कानून कहता है कि अपहरण इनकम्प्लीट है, तो उसका मतलब है कि सिर्फ किसी को बल या धोखे से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम अपने आप में सजा तय नहीं करता।
अच्छा। सजा इस बात से तय होती है कि अपहरण करने का मकसद क्या था। क्या मकसद हत्या करना था, या फिर फिरौती मांगना था, या किसी से जबरदस्ती शादी करनी थी। ओह, तो मकसद के हिसाब से सजा बदल जाएगी। कर आप किस मंजिल तक जाना चाहते थे। इसीलिए प्रोसिक्यूशन के लिए कोर्ट में सिर्फ अपहरण साबित करना काफी नहीं होता। उन्हें इरादा भी साबित करना पड़ता होगा। हाँ, उन्हें उसके पीछे का इरादा भी साबित करना पड़ता है, जो असल में सबसे बड़ी चुनौती होती है। वाह, तो असल खेल इरादे का है, सिर्फ काम का नहीं। ये तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। और इस कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए भी स्टडी टेक की ट्रिक्स मजेदार हैं। बताइए। किडनैपिंग यानी धारा 137 के लिए ट्रिक है 37 यानी सेंध लगाना, परिवार में और बच्चे को ले जाना। अच्छा कनेक्शन है। और अपहरण यानी धारा 140 के लिए 40 चाल चलकर किसी बड़े आदमी को उठा लेना। ये तो काफी सीधी सादी ट्रिक है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। नोट्स हमें इससे भी ज्यादा गंभीर अपराधों की ओर ले जाते हैं, जैसे बीएनएस धारा 139, जो भीख मंगवाने के लिए की गई किडनैपिंग से जुड़ी है, कर उम्र कैद तक है। और फिर है धारा 140 का सबसेक्शन 2, जो फिरौती के लिए अपहरण से जुड़ा है। इसमें सजा सीधे मृत्युदंड या उम्र कैद है। इन अपराधों में सजा इतनी ज्यादा क्यों रखी गई है? देखिए, सजा की कठोरता हमेशा समाज के मूल्यों को दर्शाती है। जब किसी बच्चे को अगवा करके उससे भीख मंगवाई जाती है धारा 139 के तहत, तो ये सिर्फ अपहरण नहीं है, ये उससे भी बढ़कर है। ये उस बच्चे के भविष्य, उसकी गरिमा और उसके बचपन की हत्या है। इसीलिए कानून यहाँ न्यूनतम 10 साल की सजा तय करके एक मजबूत संदेश देता है कि बच्चों के खिलाफ ऐसे अपराध बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और फिरौती वाला मामला? और फिरौती के मामले में धारा 140 के 2, जहां किसी की जिंदगी को पैसे के लिए सौदेबाजी का जरिया बनाया जाता है, कानून इसे राज्य के खिलाफ एक चुनौती के रूप में देखता है। मृत्युदंड तक का प्रावधान ये दिखाता है कि समाज मानता है कि कुछ अपराध इतने घिनौने होते हैं कि उनके लिए कोई माफी नहीं हो सकती। ये विश्लेषण इन धाराओं को एक नया आयाम देता है। और इन गंभीर अपराधों के लिए भी ट्रिक्स हैं। अच्छा। धारा 139 के लिए है 39, उन बच्चों पर रहम करो, भीख मत मंगवाओ। ये सीधे अपराध की भावना से जुड़ता है। ये तो बहुत असरदार है। और धारा 140 के 2 के लिए ट्रिक बहुत सीधी है। अगर फिरौती मांगी तो 2 रास्ते हैं, उम्र कैद या फांसी। ये तो सजा को ही ट्रिक बना देते हैं। बिल्कुल। अब तक हमने देखा कि कानून किसी व्यक्ति की आजादी और सुरक्षा को कितना महत्व देता है, लेकिन एक ऐसा अपराध भी है जहां इंसान को एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक वस्तु की तरह देखा जाता है। आप मानव तस्करी की बात कर रहे हैं? हाँ, जिसे खरीदा और बेचा जा सके। ये हमें मानव तस्करी के घिनौने अपराध की ओर लाता है। इन नोट्स में 2 संबंधित अपराधों का जिक्र है। पहला है मानव तस्करी, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स, जो बीएनएस की धारा 143 में है। इसका मतलब है किसी इंसान को गुलाम बनाकर बेचना, खरीदना या वेश्यावृत्ति जैसे कामों में धकेलना। और दूसरा है जबरन मजदूरी, अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर, जो बीएनएस की धारा 146 में है। हाँ, बंधुआ मजदूरी। बिल्कुल, मतलब किसी से उसकी मर्जी के खिलाफ काम करवाना। इन दोनों में क्या मुख्य अंतर है और कानून इन्हें अलग अलग क्यों देखता है? देखिए, ये दोनों ही अपराध हमारे संविधान के अनुच्छेद 23 में दिए गए शोषण के विरुद्ध अधिकार का सीधा उल्लंघन है। हाँ, ये तो मौलिक अधिकार है। बिल्कुल, लेकिन इनमें एक बुनियादी फर्क है। मानव तस्करी यानी धारा 143 एक संगठित अपराध है। ये व्यक्ति के अस्तित्व को ही नकार देता है और उसे एक वस्तु में बदल देता है। इसका प्रभाव बहुत गहरा और अक्सर परमानेंट होता है। मतलब ये सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं है? नहीं, ये पूरे समाज के ताने बाने को तोड़ता है। दूसरी ओर जबरन मजदूरी धारा 146 अक्सर शोषण का एक रूप है, जहां किसी की आर्थिक मजबूरी का फायदा उठाकर उसकी स्वतंत्रता का हनन किया जाता है। हालांकि ये भी एक गंभीर अपराध है, पर कानून इसे तस्करी की तुलना में अलग स्तर पर रखता है। अच्छा, इसी वजह से सजाओं में भी इतना बड़ा अंतर है। हाँ, बिल्कुल। तो एक में इंसान को वस्तु बनाया जा रहा है और दूसरे में उसकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। ये बहुत स्पष्ट हुआ। और इन्हें याद रखने के लिए जो ट्रिक्स हैं वो शायद अब तक की सबसे अनोखी हैं। अच्छा। धारा 143 यानी मानव तस्करी के लिए ट्रिक है 143 आई लव यू नो। यहाँ 143 का मतलब प्यार नहीं, तस्करी है, किसी को बहला कर बेचना। ये तो बहुत ही मजेदार है ना?
ये पॉप कल्चर का इस्तेमाल करके एक गंभीर धारा को यादगार बना देता है। और धारा 146 के लिए ट्रिक है। 46 यानी छीन ली आजादी, जबरदस्ती काम करवाया तो धारा 146 लगेगी। ये भी अच्छी है, सीधी और सटीक। तो अब तक हमने व्यक्तियों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर बात की, लेकिन अब हम अपनी चर्चा के सबसे बड़े और शायद सबसे विवादास्पद हिस्से की ओर बढ़ते हैं, राज्य के खिलाफ अपराध। सेडिशन वाला मामला। हाँ, इन नोट्स में इस सेक्शन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क किया गया है और एक लाइन लिखी है जो इस बदलाव का सार है। अंग्रेजों का राजद्रोह खत्म, अब देशद्रोह। ये एक बहुत बड़ा बयान है। बहुत बड़ा। चलिए देखते हैं कानून क्या कहता है। पहला है सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना, वेजिंग वॉर, जो बीएनएस धारा 147 में है। इसकी सजा मृत्युदंड या उम्र कैद है। ये पहले भी था आईपीसी 121 में। हाँ, लेकिन असली और ऐतिहासिक बदलाव आया है आईपीसी की धारा 124A यानी सेडिशन या राजद्रोह के कानून में, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। बिल्कुल। उसकी जगह बीएनएस में एक नई धारा 152 आई है, जिसका नाम है देश की एकता और संप्रभुता को खतरे में डालने वाले कृत्य। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। तो आप हमें समझा सकती हैं कि पुराने राजद्रोह कानून में असल में समस्या क्या थी और क्या यह नया कानून उन समस्याओं को सच में हल करता है? ये वाकई एक ऐतिहासिक बदलाव है। पुराना राजद्रोह कानून आईपीसी 124A 1870 में ब्रिटिश सरकार लाई थी और उसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों और सरकार की आलोचना करने वालों की आवाज को दबाना। मतलब ये एक औपनिवेशिक कानून था? हाँ, बिल्कुल। उसकी भाषा बहुत व्यापक और अस्पष्ट थी। उसमें सरकार के प्रति अप्रभाव या डिसअफेक्शन जैसे शब्दों का इस्तेमाल था, जिसकी कोई साफ परिभाषा नहीं थी। इस वजह से आज़ादी के बाद भी इस कानून के दुरुपयोग के आरोप लगते रहे थे। आलोचकों का कहना था कि यह बोलने की आज़ादी पर एक हमला है। अब बीएनएस की धारा 152 ने इसे बदलने की कोशिश की है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि फोकस सरकार की आलोचना से हटाकर देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने पर किया गया है। तो सरकार केंद्रित से राष्ट्र केंद्रित बनाने की कोशिश है? बिल्कुल, उद्देश्य यही है। हालांकि ये बदलाव एक बहस का विषय भी है। कुछ कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि एकता को खतरे में डालना जैसी भाषा अभी भी काफी व्यापक है और इसकी व्याख्या अलग-अलग तरीकों से की जा सकती है। तो ये एक महत्वपूर्ण कदम जरूर है, लेकिन इसकी असली परीक्षा यह होगी कि अदालतें इस नई भाषा की व्याख्या कैसे करती हैं। तो ये सरकार के रक्षा करने वाले कानून से देश की रक्षा करने वाले कानून की ओर एक कदम है, लेकिन चुनौतियां अभी भी हैं। और इस ऐतिहासिक बदलाव को याद रखने के लिए भी स्टडी टेक के पास दमदार ट्रिक्स हैं। बताइए। धारा 147 यानी युद्ध छेड़ने के लिए 147 यानी एक साथ मिलकर देश पर हमला करना। ये तो आसान है। और सबसे बड़ा बदलाव धारा 152 के लिए ट्रिक है। 52 देश के 52 टुकड़े करने की सोचोगे तो अब धारा 152 में उम्र कैद मिलेगी। पुराना 124 से भूल जाओ। ये तो बहुत ही नाटकीय है। ये न सिर्फ नई धारा याद कराता है, बल्कि ये भी बताता है कि पुराना कानून अब इतिहास बन चुका है। सही। तो आज की हमारी इस पड़ताल का सार क्या है? हमने देखा कि भारतीय न्याय संहिता सिर्फ पुरानी धाराओं का नया नामकरण नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता से लेकर राष्ट्र की परिभाषा तक कई कानूनी अवधारणाओं का एक तरह से पुनर्मूल्यांकन है। और स्टडी टेक के इन विजुअल नोट्स और उनके ट्रिक्स ने इन जटिल बदलावों में गोता लगाने के लिए एक दिलचस्प रास्ता दिखाया। बिल्कुल। कानून कोई स्थिर दस्तावेज नहीं होता। ये एक जीवित चीज है जो समाज के साथ साथ विकसित होती है। राजद्रोह जैसे औपनिवेशिक कानूनों का हटना और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर सजा का और सख्त होना, ये सब दिखाता है कि एक समाज के तौर पर हमारी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। हम भीड़ से जुड़े अपराध, चोरी और छीना झपटी जैसे रोजमर्रा के जुर्म पर बात करेंगे। चलिए इसे सुलझाते हैं। हमारे साथ विशेषज्ञ भी मौजूद हैं जो इन कानूनी बदलाव के पीछे की सोच को समझने में हमारी मदद करेंगे। बिल्कुल। आज की चर्चा सिर्फ धारा नंबर याद करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि ये बदलाव क्यों किए गए। एक भावी सब इंस्पेक्टर के लिए कानून की आत्माओं को समझना उतना ही जरूरी है जितना कि उसकी धारा को। और ये नोट्स इस समझ को बनाने के लिए एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उन अपराधों से जो सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं, मतलब भीड़ और हिंसा। नोट्स में 2 शब्द साथ साथ दिख रहे हैं, विधि विरुद्ध जमाव और बलवा करना। सुनने में तो ये एक जैसे लगते हैं। आपने बहुत सही जगह से शुरू किया। ये दोनों जुड़े हुए हैं, लेकिन एक ही चीज नहीं है।
बीएनएस की जो नई धारा है 189, वो विधि विरुद्ध जमाव यानी अनलॉफुल असेंबली को परिभाषित करती है। जो पहले आईपीसी की धारा 141 थी। एकदम सही। इसका सीधा सा मतलब है जब 5 या उससे ज्यादा लोग किसी गैर कानूनी मकसद से एक जगह इकट्ठा हों। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है मकसद, या कह सकते हैं इरादा। अच्छा, तो मतलब एक्शन जरूरी नहीं है, सिर्फ गलत इरादे से इकट्ठा होना ही अपने आप में एक अपराध है। बेहतरीन सवाल। कानून यहीं पे बहुत स्पष्ट है, एक्शन की जरूरत ही नहीं है। अगर अधिकारियों को ये लगता है कि जमाव का मकसद सरकारी काम में बाधा डालना है या किसी को डराना धमकाना है, तो वो जमाव अपने आप में गैर कानूनी हो जाता है। जैसे नोट्स की तस्वीर में दिखाया गया है, लोग अभी सिर्फ नारे लगा रहे हैं या बस खड़े हैं, कोई तोड़फोड़ नहीं हो रही, लेकिन उनका जो साझा इरादा है वो गैर कानूनी है, इसीलिए ये एक अपराध है। और इसकी सजा? इसकी सजा 6 महीने तक की जेल है। और जब यही इरादा एक्शन में बदल जाए? तब तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। एकदम। जब वही विधि विरुद्ध जमाव अपने मकसद को पूरा करने के लिए हिंसा या बल का इस्तेमाल शुरू कर दे, तो वो बीएनएस की धारा 191 के तहत बलवा करना यानी राइटिंग बन जाता है। अच्छा। ये पहले आईपीसी की धारा 146 थी। पत्थरबाजी, आगजनी, तोड़फोड़, ये सब बलवे के संकेत हैं। तो कह सकते हैं कि विधि विरुद्ध जमाव अपराध की तैयारी है और बलवा उस तैयारी का नतीजा। इसका मतलब हर बलवे की शुरुआत एक विधि विरुद्ध जमाव से ही होती है, पर ये जरूरी नहीं कि हर जमाव बलवे तक पहुंचे। सजा में भी ये फर्क साफ दिखता होगा। बिल्कुल, बलवे की सजा ज्यादा गंभीर है, 2 साल तक की जेल। और अगर यही बलवा खतरनाक हथियारों के साथ किया जाए, जैसे लाठी, तलवार या कोई भी जानलेवा हथियार, तो सजा बढ़कर 3 साल तक हो सकती है। ये दिखाता है कि कानून हिंसा के स्तर को कितनी गंभीरता से लेता है। 1 मिनट, इन स्टडी टेक नोट्स में इसे याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका भी दिया है। हाँ, ये ट्रिक्स काफी अच्छी हैं। धारा 189 के लिए लिखा है 189, यानी एक साथ 9 लोग खड़े हैं तो पुलिस डंगा मारेगी। ये सिर्फ जमाव है। वाह। हाँ, बिल्कुल। परीक्षा के तनाव में ऐसी चीजें बहुत मदद करती हैं। और बलवे के लिए भी एक ट्रिक है। हाँ, धारा 191 के लिए है 191, मतलब एक ने पत्थर मारा, 9 भाग गए। ये बलवा है। कमाल है। चलिए इसी से जुड़े एक और आम अपराध पर आते हैं, दंगा यानी अफरे। हाँ, बीएनएस की धारा 194, जो पहले आईपीसी 159 थी, दंगा को परिभाषित करती है। ये बलवे से अलग है। बलवा अक्सर एक समूह का किसी मकसद के लिए किया गया हिंसक प्रदर्शन होता है, जबकि दंगा वो 2 या 2 से ज्यादा लोगों की आपसी लड़ाई है जो किसी सार्वजनिक जगह पर हो। सार्वजनिक जगह। तो नोट्स में जो लिखा है कि घर के अंदर की लड़ाई दंगा नहीं है, उसका यही मतलब हुआ। यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। कानून की नजर में दंगा वो है जो आम लोगों की शांति भंग करे, मतलब पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करे। अच्छा। सड़क पर 2 लोगों का लड़ना, जिससे ट्रैफिक रुक जाए या लोग डर जाएं, वो दंगा है। लेकिन वही 2 लोग अगर घर के दरवाजे बंद करके लड़ रहे हैं, तो वो घरेलू हिंसा या मारपीट का मामला हो सकता है, पर तकनीकी रूप से दंगा नहीं। इसीलिए सजा भी कम है इसकी। जी, इसीलिए इसकी सजा भी कम है, सिर्फ 1 महीने तक की जेल। और इस श्रेणी का आखिरी और शायद आज के समय में सबसे संवेदनशील मुद्दा, नफरत फैलाना। बीएनएस की धारा 196, जो पहले आईपीसी की धारा 153A थी। ये आजकल बहुत सुनने में आता है। निश्चित रूप से ये कानून समाज को जोड़ने वाली डोर को तोड़ने की कोशिशों को रोकता है, और इसका दायरा वो बहुत बड़ा है। धर्म, जाति, जन्म स्थान, भाषा या किसी भी और आधार पर 2 समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करना इस धारा के तहत आता है। नोट्स में साफ लिखा है कि इसमें सिर्फ भड़काऊ भाषण ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर एक नफरत भरी पोस्ट लिखना या शेयर करना भी शामिल है। आज के डिजिटल युग में ये कितना प्रासंगिक है। बिल्कुल, कानून को समय के साथ चलना ही पड़ता है। आज एक गलत व्हाट्सएप मैसेज या फेसबुक पोस्ट दंगों की आग भड़का सकती है। इसीलिए कानून अब शब्दों के साथ साथ पिक्सल को भी उतनी ही गंभीरता से देखता है। इसकी सामान्य सजा 3 साल तक है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है। अगर यही अपराध किसी पूजा स्थल में किया जाए, जैसे मंदिर, मस्जिद या चर्च में, तो उसे और भी गंभीर माना जाता है। अच्छा। और सजा बढ़कर 5 साल तक हो सकती है। इसके पीछे की सोच क्या है? इसके पीछे सोच ये है कि पूजा स्थल शांति और सद्भाव की जगह है। उन्हें नफरत फैलाने का मंच नहीं बनने दिया जा सकता। सही बात है। ये बात हुई सार्वजनिक शांति भंग करने वाले अपराधों की। लेकिन कुछ अपराध ऐसे भी हैं जो सीधे सीधे किसी व्यक्ति की संपत्ति और सुरक्षा पर हमला करते हैं।
चलिए अब उस ओर बढ़ते हैं। इनमें सबसे आम है चोरी, जिसे अब बीएनएस की नई धारा 303 में जगह दी गई है। चोरी की परिभाषा सुनने में बहुत आसान लगती है, लेकिन इसके कानूनी पहलू बहुत दिलचस्प हैं। इन नोट्स में से 3 जरूरी हिस्सों में बांटा गया है। पहला, चोरी हमेशा चल संपत्ति की होती है। मूवेबल प्रॉपर्टी। हाँ, मतलब कोई भी चीज जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, जैसे पर्स, मोबाइल, गाड़ी। आप किसी के घर या जमीन की चोरी नहीं कर सकते, उसके लिए दूसरे कानून हैं। दूसरा बिंदु तो साफ है, मालिक की मर्जी के बिना। लेकिन तीसरा बिंदु, उस चीज को उसकी जगह से हटा देना, ये थोड़ा समझने वाला है। क्या इसका मतलब है कि चोर को सामान लेकर भागना ही पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। कानून कहता है कि बेईमानी के इरादे से संपत्ति को उसकी जगह से सिर्फ हटा देना ही काफी है। अच्छा। मान लीजिए आप एक लाइब्रेरी में हैं। आपने अपने दोस्त की कीमती पेन उठाकर अपनी जेब में रख ली, इस इरादे से कि बाद में लेकर चले जाएंगे। भले ही आप अभी लाइब्रेरी से बाहर नहीं निकले, चोरी का अपराध उसी पल पूरा हो गया जब पेन आपकी जेब में गया। वाह, ये तो बहुत बारीक बात है। अब आते हैं सजा पर। यहाँ एक बहुत बड़ा और प्रगतिशील बदलाव दिख रहा है, सामाजिक सेवा। ये क्या है? जी, ये बीएनएस के सबसे चर्चित बदलावों में से एक है। चोरी के लिए पहली बार अपराध करने पर सजा 3 साल तक है। दोबारा करने पर 5 साल तक की कड़ी सजा हो सकती है। लेकिन नया नियम ये कहता है कि अगर चोरी की गई चीज की कीमत 5,000 रुपए से कम है और अपराधी पहली बार ऐसा कर रहा है और वो सामान लौटा देता है, तो अदालत उसे जेल भेजने के बजाय सामुदायिक सेवा की सजा दे सकती है। मतलब जेल के बजाय झाड़ू लगाना या किसी पार्क की सफाई करना? कुछ इसी तरह का। इसके पीछे की सोच सुधारात्मक न्याय की है। मकसद यह है कि एक छोटी सी गलती के लिए किसी व्यक्ति को बड़े अपराधियों के साथ जेल में डालकर उसका भविष्य खराब ना किया जाए। और इससे जेलों पर बोझ भी कम होगा? बिल्कुल। ये एक प्रयोग है ये देखने का कि क्या सजा का मकसद सुधार भी हो सकता है। ये वाकई एक बड़ा बदलाव है। और हाँ, इसकी भी एक स्टडी टेक है। हाँ। आईपीसी 379 गया, अब 303 है। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, चोर ने सामान 303 यानी गायब कर दिया। ये तरीके सच में याद रखने में मदद करते हैं। करते हैं, बिल्कुल करते हैं। चोरी तो हमेशा से कानून का हिस्सा रही है, लेकिन अब एक ऐसे अपराध की बात करते हैं जिसके लिए खास तौर पर एक नया कानून बनाया गया है। छीना झपटी यानी स्नैचिंग, बीएनएस की धारा 304। इसकी इतनी जरूरत क्यों पड़ी? ये बदलाव दिखाता है कि कानून जमीनी हकीकत को कैसे अपना रहा है, और ये बहुत ही जरूरी बदलाव था। पहले क्या होता था, सड़क पर किसी के गले से चेन खींचने या हाथ से मोबाइल छीनने के मामले अक्सर चोरी के धारा में दर्ज होते थे। अच्छा। चोरी एक जमानती अपराध है और सजा भी कम है। नतीजा, अपराधी आसानी से जमानत पर बाहर आ जाते थे और फिर से वही काम करते थे। हाँ, ये तो एक बड़ी समस्या थी। आम लोगों में, खासकर महिलाओं में इसको लेकर बहुत डर था। एकदम। तो अब इसे एक अलग और ज्यादा गंभीर अपराध बना दिया गया है। छीना झपटी की परिभाषा में 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। कोई चीज अचानक, सडनली, तेजी से, क्विकली और जोर से, फोर्सफुली छीनी जाए। तो अब ये एक स्वतंत्र अपराध है। जी, अब ये एक स्वतंत्र अपराध है जिसकी सजा 3 साल तक की जेल और जुर्माना है। ये समाज को एक मजबूत संदेश देता है कि सड़क पर होने वाले ऐसे अपराधों को हल्के में नहीं लिया जाएगा। लेकिन अक्सर ऐसी घटनाओं में लोगों को चोट भी लग जाती है। धक्का मुक्की में कोई गिर सकता है, हाँ, हाथ में खरोंच आ सकती है। तब क्या कानून बदल जाता है? और यहीं पर एक सब इंस्पेक्टर की समझ काम आती है। इन नोट्स में भी इस बिंदु को हाईलाइट किया गया है। अगर छीना झपटी के दौरान अपराधी बल का प्रयोग करता है जिससे किसी को चोट लग जाती है या जान का खतरा पैदा हो जाता है, तो वो अपराध छीना झपटी नहीं रहता, वो लूट यानी रॉबरी बन जाता है। ओहो, मतलब अपराध की प्रकृति ही बदल गई। बिल्कुल। और लूट बीएनएस की धारा 309 के तहत एक बहुत गंभीर अपराध है जिसकी सजा सीधे 10 साल तक हो सकती है। तो जरा सा बल प्रयोग अपराध की पूरी प्रकृति और सजा को बदल देता है। इसे याद रखने की ट्रिक भी बड़ी सीधी है। 304, चोर ने 4 कदम दौड़कर चेन खींची और भाग गया। ये दिमाग में एक तस्वीर बना देता है। सही है। अब आखिरी अपराध पर आते हैं, जो है तो संपत्ति से जुड़ा, लेकिन इसका तरीका बिल्कुल अलग है। जबरन वसूली यानी एक्सटॉर्शन, बीएनएस की धारा 308। अगर चोरी छुपके से की जाती है तो वसूली डरा कर की जाती है। यही इसका मूल अंतर है। जबरन वसूली की परिभाषा है किसी व्यक्ति को जानबूझकर चोट, नुकसान या किसी भी तरह के डर में डालकर
बेईमानी से उसे कोई संपत्ति या पैसा देने पर मजबूर करना। इसमें मुख्य तत्व डर है। हाँ, इसका मुख्य तत्व है डर। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, हफ्ता नहीं दिया तो दुकान जला दूंगा। लेकिन आज के समय में तो इसके तरीके बदल गए होंगे। बिल्कुल, ये सिर्फ हफ्ता वसूली तक सीमित नहीं है। आज के डिजिटल युग में ये और भी खतरनाक हो गया है। किसी की निजी तस्वीरें या चैट लीक करने की धमकी देकर पैसे मांगना। ओह, पैसे दो वरना सोशल मीडिया पर बदनाम कर दूंगा कहना। ये सब बीएनएस की धारा 308 के तहत जबरन वसूली का गंभीर अपराध है। मतलब डर पैदा करना जरूरी है, चाहे वो शारीरिक चोट का हो या इज्जत के नुकसान का। बिल्कुल। तो क्या सजा भी डर के स्तर पर निर्भर करती है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कानून डर की गंभीरता को समझता है। सामान्य मामलों में सजा 2 साल तक हो सकती है। अच्छा। लेकिन अगर धमकी जान से मारने की या गंभीर चोट पहुंचाने की दी गई है तो ये अपराध बहुत संगीन हो जाता है और सजा 7 साल तक हो सकती है। अच्छा। अपराधी का इरादा और पीड़ित के मन में पैदा हुआ डर, ये दोनों सजा तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसकी ट्रिक तो कोई भूल ही नहीं सकता, बिल्कुल फिल्मी है। हाँ। फिल्मों में भाई लोग हफ्ता वसूली करते थे। हाँ। अब भाई लोग 308 के तहत अंदर जाएंगे। 8 मतलब हाथ मरोड़कर पैसा मांगना। हाँ, ये तो सीधे दिमाग में बैठ गया। सही है। ये एक अकेली चोरी से शुरू होती है जो हिंसा के साथ मिलकर लूट बन जाती है। और जब लोग जुड़ते हैं तो डकैती। हाँ, जब इस लूट में और लोग शामिल हो जाते हैं तो ये डकैती का खतरनाक रूप ले लेती है। हम देखेंगे कि बीएनएस इस पैमाने के हर कदम को कैसे संभालता है। शुरू करते हैं लूट से, रॉबरी से, जो अब बीएनएस की धारा 309 में है। नोट्स कहते हैं कि पहले आईपीसी में इसकी परिभाषा मतलब धारा 390 और सजा धारा 392 अलग अलग थीं। अब दोनों एक ही धारा में है। मेरा पहला सवाल यही है, ऐसा क्यों? 2 अलग धाराओं से क्या परेशानी हो रही थी? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल बदलाव है। प्रैक्टिकल? हाँ, सोचिए, पहले एक पुलिस अधिकारी को एफआईआर लिखने में या एक वकील को अदालत में बहस करने के लिए 2 अलग-अलग धाराओं का हवाला देना पड़ता था। एक परिभाषा के लिए, दूसरी सजा के लिए। अच्छा, मतलब काम बढ़ जाता था। बिल्कुल। इससे प्रक्रिया में एक एक्स्ट्रा स्टेप जुड़ता था और कभी-कभी कंफ्यूजन भी होता था। अब बीएनएस की धारा 309 में अपराध की परिभाषा, उसके अलग-अलग रूप और उन सब की सजा सब एक ही जगह पर है। तो इससे सब कुछ ज्यादा सीधा और स्पष्ट हो गया है। जी, ये न्यायिक प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने की एक बहुत अच्छी कोशिश है। ये तो अच्छी बात है। परिभाषा तो नोट्स में साफ है और चित्र से भी जाहिर है। चोरी या वसूली करते समय हिंसा या उसका डर दिखाना। हाँ, वो बंदूक वाला चित्र। हाँ, लेकिन सजा वाले हिस्से में एक बात ध्यान खींचती है। सामान्य लूट के लिए 10 साल तक की जेल, लेकिन अगर नेशनल हाईवे पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच लूट होती है तो सजा 14 साल तक हो सकती है। ये खास जिक्र क्यों? हाईवे पर रात में ऐसा क्या अलग है? इसके पीछे कानून बनाने वालों की गहरी सोच है। हाईवे, खासकर रात के समय, एक ऐसी जगह होती है जहां पीड़ित बहुत असहाय महसूस करता है। मदद मिलना मुश्किल होता है। हाँ, आसपास मदद की संभावना कम होती है, पुलिस की पहुंच में समय लग सकता है और भागने के रास्ते भी सीमित होते हैं। कानून इस बढ़ी हुई लाचारी और खतरे को पहचानता है। अच्छा, इसलिए ऐसी स्थिति में किए गए अपराध को ज्यादा गंभीर मानकर उसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। यह अपराधियों को एक कड़ा संदेश भी देता है। ये तो बहुत तार्किक बात है और नोट्स में दी गई स्टडी ट्रिक भी काफी मजेदार है। हाँ, मैंने भी देखी। 309 चोर ने कहा नो मत करो वरना गोली मार दूंगा। ये उस डर वाले तत्व को अच्छे से पकड़ता है। बिल्कुल। तो ये तो हुई अकेले लुटेरे की बात जिसे धारा 309 संभालती है। लेकिन क्या होता है जब यही लुटेरा अपने 4 और साथियों को बुला लेता है? तब कानून की नजर में ये सिर्फ लूट नहीं रह जाती है ना? नहीं, तब ये एक ज्यादा संगठित और समाज के लिए खतरनाक अपराध बन जाती है। और यहीं पर बीएनएस की धारा 310 यानी डकैती तस्वीर में आती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं पर संख्या एक निर्णायक फैक्टर बन जाती है। मतलब 5 या उससे ज्यादा लोग? जी, जब 5 या उससे ज्यादा लोग मिलकर लूट करते हैं तो कानून इसे व्यक्तिगत अपराध न मानकर समाज के खिलाफ एक संगठित अपराध मानता है। खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए इसे डकैती का अलग नाम और ज्यादा गंभीर सजा दी गई है। बिल्कुल। ये भी लूट की तरह पहले आईपीसी की 2 अलग धाराओं 391 और 395 में बटा हुआ था, जिसे अब एक ही धारा बीएनएस 310 में समेट दिया गया है। और सजा में ये गंभीरता साफ दिखती है, आजीवन कारावास या 10 साल तक की कठिन जेल। लेकिन इसमें एक और बात है जो मुझे चौंकाती है। वो हत्या वाली बात। हाँ,
धारा 310(3) के अनुसार अगर डकैती के दौरान हत्या हो जाती है तो उस गैंग के सभी सदस्यों को मौत या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। इसका मतलब अगर एक सदस्य ने गोली चलाई तो सजा सबको मिलेगी। हाँ, यही सामूहिक जिम्मेदारी या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत है। कानून ये मानता है कि जब आप एक ऐसे खतरनाक गिरोह का हिस्सा बनकर अपराध करने निकलते हैं तो आप उसके हर संभावित परिणाम के लिए जिम्मेदार हैं, चाहे वो काम सीधे तौर पर आपने किया हो या नहीं। जी, ये एक बहुत मजबूत निवारक मतलब डिटरेंट है जो लोगों को ऐसे गिरोहों में शामिल होने से रोकने के लिए बनाया गया है। समझ गया। और इसे याद रखने की ट्रिक भी संख्या पर ही आधारित है। हाँ, 310 यानी 10 नंबरी गुंडे। लेकिन कानून कहता है सिर्फ 5 मिल गए तो डकैती मान लेंगे। ये अंतर को याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है। ये दिखाता है कि ये नोट्स कैसे जटिल कानूनी अवधारणाओं को यादगार बना रहे हैं। अब हम उस सेक्शन पर आते हैं जो मुझे हमेशा से हैरान करता रहा है। जी, बीएनएस की धारा 3। ये डकैती करने की तैयारी को ही एक अपराध मानता है। हम सब ने सुना है कि सोचना या प्लान बनाना तब तक अपराध नहीं है जब तक आप उसे करने की कोशिश ना करें। लेकिन यहाँ तो सिर्फ तैयारी करने पर ही 10 साल की सजा है। जी है। ये तो कानून का एक बहुत बड़ा अपवाद लगता है। ऐसा क्यों? ये एक असाधारण प्रावधान है और आपका सवाल बिल्कुल जायज है। आमतौर पर कानून किसी अपराध की तैयारी मतलब प्रेपरेशन को सजा नहीं देता, बल्कि कोशिश या अटेम्प्ट या अपराध के हो जाने पर सजा देता है। जैसे अगर कोई चोरी करने के लिए सिर्फ एक थैला खरीदता है तो ये तैयारी है और इसकी कोई सजा नहीं है। लेकिन डकैती को इतना गंभीर और समाज के लिए विनाशकारी अपराध माना जाता है कि कानून इसके होने का इंतजार नहीं कर सकता। ये निवारक न्याय का एक क्लासिक उदाहरण है। निवारक न्याय? क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकती हैं? जरूर। इसका मतलब है कि कानून अपराध होने से पहले ही हस्तक्षेप करके उसे रोकता है। अच्छा। जब 5 या ज्यादा लोग हथियार लेकर किसी जगह इकट्ठा होते हैं तो उनका इरादा बहुत स्पष्ट होता है। वो वहां सब्जी खरीदने तो नहीं गए हैं। जाहिर है। इसमें भी साफ लिखा है चोरी या मर्डर की तैयारी की सजा नहीं होती, लेकिन डकैती की तैयारी की भी सजा है। तो ये डकैती को एक स्पेशल केस बनाता है। अब समझ आया। ये समाज को एक बड़े खतरे से बचाने के लिए उठाया गया एक असाधारण कदम है। बिल्कुल। चलिए अब हिंसा और संगठन से हटकर धोखे और भरोसे के टूटने वाले अपराधों की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। पहला है अमानत में खयानत, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, बीएनएस धारा 316। नोट्स में दोस्त को बाइक चलाने के लिए देने और उसके द्वारा बेच दिए जाने का उदाहरण इसे बहुत अच्छे से समझाता है। यहाँ जो मुख्य तत्व है वो है भरोसा या एंट्रस्टमेंट। संपत्ति जबरदस्ती नहीं छीनी गई, बल्कि भरोसे पर सौंपी गई थी। और कानून इस भरोसे के टूटने तो एक अलग अपराध मानता है। जी, एक गंभीर अपराध। और ध्यान देने वाली बात यह है कि कानून हर किसी के भरोसे को एक जैसा नहीं तोलता। इसी धारा 316 के सब सेक्शन 2 में कहा गया है कि अगर यही अपराध कोई सरकारी कर्मचारी, बैंकर या एजेंट करता है, मतलब वो व्यक्ति जिसकी नौकरी ही लोगों की संपत्ति की रक्षा करना है। एग्जैक्टली, तो ऐसे व्यक्ति के लिए सजा दुगनी होकर 10 साल तक हो जाती है। मतलब जिसके ऊपर जितनी ज्यादा जिम्मेदारी, भरोसा तोड़ने पर उतनी ही कड़ी सजा। ये तो एकदम सही लगता है। बिल्कुल। मैंने अपने शुरुआती दिनों में एक ऐसा केस देखा था जहां एक गैराज वाले ने मरम्मत के लिए आई एक महंगी कार के असली पार्ट्स निकालकर नकली लगा दिए थे। अरे! मालिक को पता भी नहीं चला। ये चोरी नहीं थी क्योंकि कार भरोसे पर दी गई थी। ये क्लासिक BNS 316 का मामला था, अमानत में खयानत। ये उदाहरण इसे और भी स्पष्ट करता है और इसकी ट्रिक भी भरोसे पर ही है। 316 आने सच बात है कि आजकल भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर भरोसा तोड़ा तो धारा 316 लगेगी। ये ट्रिक्स वाकई में काफी अच्छी हैं। अब बात करते हैं उस अपराध की जो चोरी की इस पूरी चेन को पूरा करता है। चोरी का माल खरीदना, BNS धारा 317। ये कानून उस व्यक्ति को भी पकड़ता है जो चोरी तो नहीं करता, लेकिन चोर की मदद करता है। आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि ये प्रावधान अपराध के बाजार पर हमला करता है। ये उस इकोसिस्टम को तोड़ने की कोशिश है जहां चोर को पता होता है कि चोरी का माल आसानी से बिक जाएगा। अच्छा, मतलब डिमांड खत्म करने की कोशिश? एग्जैक्टली। अगर चोरी का माल खरीदने वाला कोई नहीं होगा तो चोरी करने का प्रोत्साहन भी कम हो जाएगा। कानून यहाँ अपराध की जड़ पर चोट कर रहा है। और ये जानते हुए या शक होते हुए भी माल खरीदना अपराध है। इसकी सजा 3 साल तक है। ट्रिक भी सीधी चेतावनी देती है।
317 यानी खतरा। चोरी का माल खरीदना खतरा मोल लेना है। सही है। अब आते हैं उस बदलाव पर जिसका सबको इंतजार था, जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात हुई है, धोखाधड़ी, चीटिंग। हाँ। पुराना 420 अब इतिहास बन गया है। अब यह है बीएनएस की धारा 318। ये सचमुच एक बड़ा बदलाव है, खासकर इसलिए क्योंकि 420 सिर्फ एक धारा का नंबर नहीं था, ये हमारी भाषा और संस्कृति का हिस्सा बन गया था। बिल्कुल, 420 तो एक मुहावरा बन गया था। जी, लेकिन कानूनी नजरिए से ये बदलाव बहुत जरूरी और प्रगतिशील है। जरूरी क्यों? क्या पुराने आईपीसी 420 में कोई कमी थी? नोट्स में लिखा है कि अब बीएनएस 318 में 2 तरह की सजाएं हैं। हाँ। सामान्य धोखाधड़ी के लिए 3 साल तक और संपत्ति हड़पने वाली धोखाधड़ी के लिए 7 साल तक। इस वर्गीकरण की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पहले हर छोटे-मोटे धोखे के मामले में भी गंभीर धारा मतलब 420 लगाने की प्रवृत्ति थी। किसी ने वादा करके पैसे नहीं लौटाए या कोई छोटी-मोटी बेईमानी की, उस पर भी 420 का केस हो जाता था। इससे तो अदालतों पर बोझ बढ़ता होगा। बहुत ज्यादा। अब बीएनएस 318 एक पुलिस अधिकारी और जज को एक स्पष्ट वर्गीकरण देता है। क्या ये केवल एक साधारण वादा खिलाफी या छोटा-मोटा धोखा है? तो धारा 318 के तहत 3 साल की सजा का प्रावधान है। और अगर मामला गंभीर है? या क्या ये वाकई किसी की संपत्ति जैसे घर या जमीन बेईमानी से हड़पने का गंभीर अपराध है? तो उसके लिए धारा 318 के सबसेक्शन 4 में 7 साल की सजा है। तो ये कानून को ज्यादा सटीक और स्मार्ट बनाने की कवायद है ताकि अपराध की गंभीरता के हिसाब से सजा तय हो। बिल्कुल, हर धोखे को एक ही तराजू में नहीं तौला जा सकता। ये बदलाव दिखाता है कि कानून समय के साथ अपराधों की प्रकृति को बेहतर ढंग से समझने और वर्गीकृत करने की कोशिश कर रहा है। और पुरानी आदत को बदलने के लिए नई ट्रिक भी तैयार है। नोट्स में लिखा है, पुराना 420 गया, RIP, अब याद रखो 318। हाँ। साथ में एक कार्टून भी है जो कहता है, अब कोई आपको 420 कहे तो उसे टोक देना, दोस्त कानून अपडेट हो गया है, अब बोलो 318। ये मजेदार भी है और यादगार भी, और परीक्षार्थियों के लिए यही सबसे जरूरी है कि पुराने नंबरों को दिमाग से निकालकर नए नंबरों और उनके पीछे के तर्क को स्थापित करें। मकसद है रिश्ती, आपराधिक अत्याचार, सेंधमारी और जालसाजी जैसे अपराधों की तह तक जाना। तो चलिए इस नक्शे को खोलते हैं और देखते हैं पहला पड़ाव कहाँ है। पहला पड़ाव है रिश्ती, जिसे आम भाषा में मिसचीफ कहते हैं। बीएनएस की धारा 324। रिश्ती, ये शब्द सुनने में तो बड़ा हल्का लगता है, जैसे कोई छोटी मोटी शरारत, लेकिन कानून की नजर में इसका क्या मतलब है? मान लीजिए पार्किंग में मेरी किसी से बहस हो गई और उसने गुस्से में मेरी गाड़ी पर चाबी से एक लंबा सा निशान बना दिया। क्या ये रिश्ती है? ये सिर्फ रिश्ती नहीं है, बल्कि ये रिश्ती का एक क्लासिक उदाहरण है। बीएनएस धारा 324 कहती है कि जब कोई व्यक्ति इस इरादे से या ये जानते हुए कि वो ऐसा करके किसी को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाएगा, किसी संपत्ति को नष्ट करता है या उसकी कीमत या उपयोगिता कम कर देता है, तो वो रिश्ती का अपराध करता है। अच्छा। आपके उदाहरण में उस व्यक्ति ने जानबूझकर आपकी गाड़ी की कीमत और सुंदरता दोनों कम कर दी। अच्छा। तो यहाँ जानबूझकर और ये जानते हुए, ये 2 शब्द सबसे अहम है। इससे मेरा अगला सवाल भी जुड़ा है, लापरवाही और इरादे में क्या फर्क है? अगर कुछ बच्चे पार्क में क्रिकेट खेल रहे हों और किसी की गेंद से मेरे घर की खिड़की टूट जाए, क्या वो भी रिश्ती होगी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और यहीं कानून की बारीकी सामने आती है। देखिए, बच्चों का इरादा आपकी खिड़की तोड़ना नहीं था, ये एक लापरवाही का नतीजा हो सकता है। रिश्ती के लिए आपराधिक मन या मेंसरिया का होना जरूरी है, मतलब आपके मन में नुकसान पहुंचाने का इरादा साफ होना चाहिए। समझ गई। अगर अभियोजन पक्ष ये साबित नहीं कर पाता कि काम जानबूझकर किया गया था, तो ये मामला रिश्ती के तहत नहीं आएगा। तो नोट्स में दिए गए उदाहरण, जैसे किसी की फसल में आग लगा देना या किसी का मोबाइल फोन गुस्से में जमीन पर पटक कर तोड़ देना, ये सब इसी दायरे में आते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इनमें इरादा साफ झलकता है। और इसकी सजा क्या है? बीएनएस 324 के तहत ऐसे अपराध के लिए 6 महीने तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ है। वो क्या? अगर यही अपराध किसी सरकारी संपत्ति के साथ किया जाए तो मामला गंभीर हो जाता है। मतलब अगर कोई अपनी गाड़ी का शीशा तोड़े
तो सजा अलग, और अगर सरकारी बस का शीशा तोड़े तो सजा अलग? बिल्कुल। बीएनएस की धारा 325 यही कहती है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर सजा सीधे 5 साल तक की जेल और जुर्माना हो जाती है। इसके पीछे सोच ये है कि सरकारी संपत्ति जनता की संपत्ति है और उसे नुकसान पहुंचाना पूरे समाज को नुकसान पहुंचाना है। ये तो बहुत जरूरी फर्क है। परीक्षा में ऐसा सवाल घुमाकर पूछा जा सकता है। अरे रुकिए, इन नोट्स में इसे याद रखने के लिए एक मजेदार ट्रिक भी दी है। लिखा है 324 324 करके तोड़ फोड़ करना। ये तो बढ़िया है। आहा 324 तोड़ फोड़, ये सुनने में जितना सरल है, परीक्षा के तनाव में उतना ही काम आएगा। यही इन नोट्स की खासियत है। ये मुश्किल कानूनी प्रावधानों को यादगार जुमलों में बदल देते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई संपत्ति को बाहर से नुकसान पहुंचाने की बात। लेकिन क्या होता है जब अपराधी का इरादा सिर्फ नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि संपत्ति के अंदर घुसकर कोई और अपराध करना हो? मुझे लगता है यहीं से हम अपने अगले पड़ाव आपराधिक अत्याचार पर पहुंचते हैं। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। जब अपराध संपत्ति के बाहर से हटकर उसकी सीमाओं के अंदर चला जाता है तो हम क्रिमिनल ट्रेसपास के क्षेत्र में आ जाते हैं। बीएनएस की धारा 329, जो पहले आईपीसी की धारा 441 और 447 हुआ करती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी की जमीन या घर में बिना पूछे घुसना ही अपराध है? कई बार लोग गलती से भी तो किसी के लॉन में या बरामदे में आ जाते हैं। नहीं, सिर्फ घुसना अपराध नहीं है। अच्छा। यहां फिर से वही हमारा अदृश्य धागा यानी इरादा सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। ये नोट साफ कहते हैं कि आपराधिक अत्याचार तब होता है जब कोई किसी की संपत्ति में आपराधिक इरादे से घुसता है। और ये आपराधिक इरादा क्या-क्या हो सकता है? नोट्स में लिखा है किसी को डराने धमकाने का इरादा, किसी का अपमान करने का इरादा, या फिर वहां घुसकर कोई और अपराध करने का इरादा। एकदम सही। मतलब अगर कोई चोर चोरी करने के इरादे से किसी के आंगन में कूदता है तो चोरी करने से पहले ही वो आपराधिक अत्याचार का दोषी बन चुका है। बिल्कुल, उसका घुसने का जो एक्ट है वो अपने आप में एक अपराध है, क्योंकि उसके पीछे की नीयत गलत है। और सजा की बात करें तो इसके लिए 3 महीने तक की जेल और 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अरे वाह, इसकी भी एक विजुअल ट्रिक है। 329 यानी नो एंट्री। ये तो कमाल का है। दिमाग में सीधा नो एंट्री का साइन बोर्ड और धारा 329 एक साथ जुड़ जाते हैं। हाँ हाँ, जैसे ही कोई जबरदस्ती नो एंट्री को पार करेगा, धारा 329 लग जाएगी। ये विजुअल निमोनिक्स कहलाते हैं। ये सीखने की प्रक्रिया को बहुत प्रभावी बना देते हैं। तो गलत इरादे से किसी के घर में घुसना ट्रेसपास है, लेकिन मुझे लगता है घुसने के तरीके से भी अपराध की गंभीरता तय होती होगी। मतलब दरवाजा खटखटाकर किसी के घर में जबरदस्ती घुसने और रात में खिड़की की ग्रिल काटकर घुसने में तो जमीन आसमान का फर्क होना चाहिए। और कानून इसी फर्क को बहुत गंभीरता से लेता है। आपका सवाल हमें सीधे हमारे तीसरे अपराध तक ले जाता है, सेंधमारी यानी हाउस ब्रेकिंग। बीएनएस की धारा 331 सेंधमारी आपराधिक अत्याचार का ही एक ज्यादा गंभीर रूप है। यहां सिर्फ इरादा नहीं बल्कि अपराधी के घुसने का तरीका अपराध की परिभाषा बदल देता है। तो सेंधमारी की कानूनी परिभाषा क्या है? गलत रास्ते से घुसना। हाँ, जैसा कि नोट्स में तस्वीरों के साथ समझाया गया है। दरवाजे से आना जाना सामान्य है, लेकिन खिड़की तोड़कर, दीवार में छेद करके, ताला तोड़कर या छत से उतरकर घर में घुसना ये सेंधमारी कहलाता है। अच्छा, तो इसमें रोशनदान से घुसना या किसी पाइप के सहारे चढ़कर बालकनी में आना भी शामिल होगा? बिल्कुल, ये सब सेंधमारी के दायरे में आएगा, क्योंकि अपराधी ने घर में प्रवेश करने के लिए एक असामान्य और जबरदस्ती का तरीका अपनाया है। और क्योंकि ये ज्यादा गंभीर अपराध है, इसकी सजा भी ज्यादा है, 2 साल तक की जेल और जुर्माना। और नोट्स में एक और बात लिखी है, अगर यही सेंधमारी रात में की जाए तो सजा बढ़ जाती है। हाँ, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले की गई सेंधमारी को कानून और भी संगीन मानता है, क्योंकि आज के समय लोग ज्यादा असहाय होते हैं। तो रात में की गई सेंधमारी के लिए सजा बढ़कर 3 साल तक हो जाती है। ये सारी बारीकियां एक पुलिस अधिकारी के लिए अपनी रिपोर्ट तैयार करते समय बहुत मायने रखती होंगी। बिल्कुल। इसकी भी कोई ट्रिक है? हाँ है। 341 331 चोर ने 3 ताले तोड़े और एक घर में घुस गया। ये तो एक छोटी सी कहानी बन गई। ताला तोड़ना मतलब 331। और कहानियां हमें नंबरों से बेहतर याद रहती हैं, है ना? बिल्कुल। अभी तक हम जिन अपराधों की बात कर रहे थे उनमें एक तरह की फिजिकल एक्शन शामिल थी, तोड़फोड़ करना, कहीं घुसना, ताला तोड़ना।
लेकिन कुछ अपराध तो सिर्फ कलम से या कीबोर्ड से हो जाते हैं, पर उनका असर कहीं ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। मेरा इशारा जालसाजी की तरफ है। फॉर्जरी यानी जालसाजी, बीएनएस की धारा 336। ये व्हाइट कॉलर अपराधों की श्रेणी में आता है, जहां अपराधी शारीरिक बल का नहीं बल्कि धोखे और दिमाग का इस्तेमाल करता है। जालसाजी का मतलब है धोखा देने के इरादे से कोई झूठा दस्तावेज बनाना या किसी असली दस्तावेज में हेर-फेर करना। इसके क्या-क्या तरीके हो सकते हैं? नोट्स के माइंड मैप में तो कई चीजें दिख रही हैं। कई तरीके हैं, जैसे किसी के जाली दस्तखत करना या एक खाली स्टैम्प पेपर पर साइन करवाकर बाद में उस पर पूरी कहानी लिख देना। किसी असली दस्तावेज में तारीख या रकम बदल देना, जैसे 1000 को 10,000 बना देना, या फिर पूरा का पूरा दस्तावेज ही नकली तैयार कर लेना, जैसे कोई नकली डिग्री या वसीयत। और इसके लिए सजा? बीएनएस की धारा 336(2) के तहत सामान्य जालसाजी के लिए 2 साल तक की जेल और जुर्माना है। इसकी भी एक ट्रिक है जो मुझे बहुत पसंद आई। 336 है। कहते हैं ना कि सच और झूठ में 36 का आंकड़ा होता है। तो अगर किसी दस्तावेज में सच के साथ झूठ का 36 का आंकड़ा है तो धारा 336 लगेगी। कितना सटीक है। भाषा के मुहावरों का इस्तेमाल करके कानून को याद रखना एक बेहतरीन तकनीक है। लेकिन यहाँ पे एक और परत है। जालसाजी का एक और भी गंभीर रूप है जब वो खास तौर पर किसी को धोखा देने के लिए की जाए। ये बीएनएस धारा 336(3) में आता है, जो पहले आईपीसी की बहुत मशहूर धारा 468 हुआ करती थी। तो यहाँ फिर से वही इरादे वाली बात आ गई। आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। एक ही काम, यानी फर्जी दस्तावेज बनाना, लेकिन इरादा बदलते ही अपराध की गंभीरता और सजा दोनों बढ़ जाती हैं। यही इस पूरी चर्चा का सार है। इरादा बीएनएस 336(2) सामान्य जालसाजी की बात करता है, लेकिन जब जालसाजी का मकसद ही धोखाधड़ी यानी चीटिंग करना हो तो वो बीएनएस 336(3) के तहत एक ज्यादा गंभीर अपराध बन जाता है। यहाँ जालसाजी सिर्फ एक दस्तावेज बनाने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वो एक बड़े अपराध यानी धोखाधड़ी का हथियार बन जाती है। इसका सबसे आम उदाहरण जो हम सब ने सुना है वो है नौकरी पाने के लिए नकली मार्कशीट या डिग्री बनाना, जैसा कि नोट्स की तस्वीर में दिखाया भी गया है। बिल्कुल। सोचिए, एक व्यक्ति है जिसने मजाक में अपने दोस्त का नकली रिपोर्ट कार्ड बनाया, और दूसरा वो है जिसने नकली मार्कशीट बनाकर किसी सरकारी नौकरी पर कब्जा कर लिया और एक योग्य उम्मीदवार का हक मार दिया। दोनों ने काम एक ही किया, जाली दस्तावेज बनाया, लेकिन दोनों के इरादे और उनके काम के परिणाम में जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए कानून दोनों को एक नजर से नहीं देख सकता। और इसीलिए सजा में भी इतना बड़ा अंतर है। जहां सामान्य जालसाजी के लिए 2 साल की सजा थी, वहीं धोखा देने के इरादे से की गई जालसाजी के लिए सजा सीधे 7 साल तक की जेल और जुर्माना है। जी हाँ, सजा में ये भारी बढ़ोतरी अपराध के पीछे की नीयत और उसके समाज पर पड़ने वाले गंभीर परिणामों को दर्शाती है। इसके लिए भी एक मजेदार ट्रिक है। आईपीसी 468 तो अब इतिहास हो गया, अब है 336(3), और ट्रिक है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। मतलब अगर धोखे के लिए तिकड़म करके कागज बनाया तो काम तो बिगड़ेगा ही और 7 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा। ये एक चेतावनी की तरह भी है। ये वैज्ञानिक तरीका है। इन नोट्स के जरिए हम आपराधिक धमकी, अपमान और मानहानि, इनके बीच की जो बारीक लकीर है उसे समझेंगे। अच्छा। और सबसे दिलचस्प, हम ये जानेंगे कि किसी जुर्म की तैयारी करने में और उसकी कोशिश करने में कानून कितना बड़ा अंतर मानता है। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो परीक्षा में अक्सर कंफ्यूज करते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए इन नोट्स की गहराई में उतरते हैं। कोशिश यही रहेगी कि कानून की ये मुश्किल बातें इतनी आसान हो जाएं कि फिर कभी भूले ही नहीं। बिल्कुल। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे आम चीज से, धमकी, जिसे कानून की भाषा में कहते हैं आपराधिक धमकी। बीएनएस की धारा 351। अब देखिए, देख लूंगा तुझे कहना भी एक तरह की धमकी है, और जान से मार दूंगा कहना भी धमकी है। तो क्या कानून इन दोनों को एक ही तराजू में तौलता है? ये बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर कानून की बारीकी सामने आती है। इन नोट्स में तस्वीरों के साथ इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। अच्छा। धारा 351 का जो मूल सार है वो है किसी को चोट, नुकसान या कह सकते हैं उसकी इज्जत को बट्टा लगाने का डर दिखाना। डर दिखाकर? हाँ, और उस डर से उसे कोई ऐसा काम करने पर मजबूर करना जो वो नहीं करना चाहता, या कोई ऐसा काम करने से रोकना जो वो करना चाहता है।
मकसद साफ है, डराकर अपनी बात मनवाना। ठीक है, ये तो हुई परिभाषा, लेकिन सजा का क्या? क्या दोनों तरह की धमकियों की सजा एक ही होगी? नहीं, और यही सबसे जरूरी बात है। कानून धमकी की गंभीरता को पहचानता है। यहाँ 2 स्तर हैं। 2 स्तर? हाँ, धारा 351(2) के तहत अगर धमकी सामान्य किस्म की है, मतलब एक जनरल थ्रेट, तो सजा 2 साल तक की जेल और जुर्माना है। और अगर धमकी गंभीर हो तो, जैसे जान से मारने वाली? तो सजा भी गंभीर हो जाती है। धारा 351(3) कहती है कि अगर धमकी जान से मारने, किसी को बहुत गंभीर चोट पहुंचाने, आग लगाकर संपत्ति नष्ट करने या किसी महिला की इज्जत पर हमला करने से जुड़ी हो, तब तो ये बहुत सीरियस हो गया। बिल्कुल, तो सजा सीधे 7 साल तक पहुंच जाती है। मतलब कानून क्या कहा गया और उसका असर क्या हो सकता है, दोनों को बहुत गंभीरता से लेता है। अच्छा, इन नोट्स में इसे याद रखने का कोई तरीका भी दिया है? ये सेक्शन नंबर याद रखना ही सबसे मुश्किल काम होता है। हाँ, और ये काफी मजेदार है। एक स्टडी टेक ट्रिक दी गई है। बताइए। धारा है 351, मतलब 351। तो ट्रिक है, चोर ने कहा 3-5 मत कर, एक गोली में उड़ा दूंगा। अरे वाह! तो धमकी ओबे 351। और सजा के लिए बस याद रखना है, छोटी धमकी 2 साल, जान की धमकी 7 साल। इस तरह की ट्रिक से नंबर दिमाग में छप जाते हैं। वाकई ये तो काम की चीज है। और ये भी ध्यान रखना होगा कि ये पहले आईपीसी की धारा 503 और 506 में आता था। सही। तो धमकी का मतलब हुआ भविष्य में होने वाले नुकसान का डर दिखाना। लेकिन क्या होगा अगर कोई सीधे सीधे उसी पल में किसी की बेइज्जती कर दे? यहाँ इरादा डराना नहीं बल्कि भड़काना है। तो यहीं पर बीएनएस की धारा 352 तस्वीर में आती है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। धारा 352 जानबूझकर किए गए अपमान के बारे में है। लेकिन यहाँ, जैसा कि आपने कहा, इरादा ही सब कुछ है। मतलब सिर्फ किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना इसका कानूनी मकसद नहीं है। तो फिर असली मकसद क्या है? असली मकसद है उस व्यक्ति को इतना भड़काना, इतना उकसाना कि वो गुस्से में आकर शांति भंग कर दे। अच्छा, मतलब वो अपना आपा खो बैठे और कोई हिंसक काम कर बैठे। आपने देखा होगा रोड पर अक्सर झगड़े कैसे शुरू होते हैं। कोई किसी को गाली देता है, अपमानित करता है, सिर्फ इसलिए ताकि सामने वाला गाड़ी से उतरे और लड़ाई शुरू हो जाए। हाँ, बिल्कुल। कानून इसी पहली चिंगारी को पकड़ता है। समझ गया। मतलब ये अपराध शांति भंग करने के इरादे से जुड़ा हुआ है। हाँ, और इसकी सजा? इसके लिए 2 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। मुझे अंदाजा है कि नोट्स में इसके लिए भी कोई ना कोई ट्रिक जरूर होगी। बिल्कुल है। धारा है 352 यानी 352 और ट्रिक है 3-5 करके 2 थप्पड़ खाने वाला काम करना। मतलब गाली गलौज करना। हाँ, बिल्कुल। ये बचकाना लग सकता है, लेकिन परीक्षा के दबाव में यही छोटी छोटी ट्रिक्स क्लिक कर जाती हैं। सही बात है। और ये पहले आईपीसी की धारा 504 हुआ करती थी। इन नोट्स की ये बात अच्छी है कि पुराने और नए सेक्शंस साथ में दिए हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता। ये तो हुई आमने सामने की बेइज्जती की बात। लेकिन आजकल तो लड़ाई सोशल मीडिया पर होती है। हाँ, बिल्कुल। जहाँ कोई आपके बारे में कुछ लिखकर या तस्वीर डालकर आपकी रेप्यूटेशन खराब कर सकता है। क्या कानून इसे अलग तरह से देखता है? मेरा अंदाजा है कि यहीं पर मानहानि यानी डेफेमेशन का कॉन्सेप्ट आता होगा। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। बीएनएस की धारा 356 मानहानि को परिभाषित करती है। इसका सीधा सा मतलब है किसी की इज्जत यानी रेप्यूटेशन को समाज की नजरों में गिराना। और ये सिर्फ बोलकर नहीं होता होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा आपने कहा, ये सिर्फ बोलकर नहीं होता। सोर्स के मुताबिक ये लिखकर, तस्वीरों से, इशारों से, किसी भी तरह से किया जा सकता है। इसकी सजा में मुझे एक बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा है। नोट्स में से बिग अपडेट करके हाईलाइट किया गया है। सामुदायिक सेवा, ये क्या है? हाँ, और ये बीएनएस में एक बड़े वैचारिक बदलाव को दिखाता है। अच्छा। कानून बनाने वाले अब सजा को सिर्फ दंड के तौर पर नहीं, बल्कि सुधार के तौर पर भी देख रहे हैं। धारा 356 के तहत सजा 2 साल तक की जेल या जुर्माना तो है ही, हाँ। लेकिन अब एक विकल्प के तौर पर सामुदायिक सेवा यानी कम्युनिटी सर्विस को भी जोड़ा गया है। मतलब अदालत कह सकती है कि जेल जाने के बजाय किसी अस्पताल में सेवा करो या पार्क साफ करो। बिल्कुल। किसी की इज्जत को सार्वजनिक रूप से नुकसान पहुंचाने की सजा सामुदायिक सेवा हो, इसमें एक तरह का, क्या कहते हैं, काव्यात्मक न्याय है। ये सिर्फ एक अपडेट नहीं है, ये न्याय के प्रति बदलते नजरिए का प्रतीक है। ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसे याद रखने की भी कोई ट्रिक है? हाँ, और ये इस नए अपडेट से ही जुड़ी हुई है। ट्रिक है
धारा 356। सोचिए, किसी की 56 इंच की इज्जत थी और उसे मिट्टी में मिला दिया अच्छा। तो मानहानि हो गई 356। अब उसे सजा के तौर पर जेल नहीं, झाड़ू भी लगानी पड़ सकती है। ये तो शानदार है। ये बिग अपडेट वाकई में ध्यान रखने वाला है। और ये पहले आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत कवर होता था। सही कहा। चलिए अब एक ऐसे कानूनी कॉन्सेप्ट पर आते हैं जो मुझे हमेशा से थोड़ा उलझा हुआ लगता है। अपराध का प्रयास यानी अटेम्प्ट। बीएनएस की धारा 62। एक मिनट, तो क्या ये धारा 62 हर तरह के प्रयास पर लागू होती है? मतलब हत्या की कोशिश से लेकर चोरी की कोशिश तक सब इसी में आएंगे? ये कुछ ज्यादा ही सरल लगता है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है और यहीं पर एक गोल्डन रूल काम करता है जिसे इन नोट्स में बहुत अच्छे से समझाया गया है। क्या है वो रूल? नियम ये है कि धारा 62 एक सामान्य मतलब एक जनरल धारा है। ये तब लागू होती है जब किसी अपराध के प्रयास के लिए कोई खास यानी स्पेसिफिक धारा पहले से मौजूद न हो। कोई उदाहरण देकर समझाएंगी? जरूर। जैसे हत्या की कोशिश एक बहुत गंभीर अपराध है, इसलिए बीएनएस में उसके लिए अलग से धारा 109 बनाई गई है। अच्छा, तो वहां 62 का कोई काम नहीं? बिल्कुल नहीं। लेकिन चोरी की कोशिश के लिए कोई अलग खास धारा नहीं है, इसलिए अगर कोई चोरी करने की कोशिश करता है तो उस पर चोरी की धारा के साथ साथ प्रयास के लिए धारा 62 भी लगेगी। अच्छा, तो ये एक तरह की कैच ऑल धारा है जो उन सभी प्रयासों को कवर कर लेती है जिनके लिए कोई विशेष कानून नहीं है। बिल्कुल। और इसके तहत सजा क्या होती है? सजा उस मूल अपराध के लिए तय अधिकतम सजा की आधी होती है, मतलब हाफ। साथ में जुर्माना भी हो सकता है। यानी अगर किसी अपराध के लिए अधिकतम सजा 10 साल है तो उसकी कोशिश करने पर 5 साल तक की सजा हो सकती है। हाँ बिल्कुल। और इसकी भी कोई ट्रिक है? हाँ, इसकी ट्रिक इसके नए नंबर पर ही है। पुरानी आईपीसी की धारा 511 अब बीएनएस में 62 हो गई है। तो ट्रिक है बस कर भाई, बीएनएस में अब ये 62 है। काम पूरा तो हुआ नहीं, सिर्फ कोशिश की थी, इसलिए सजा भी आधी ही मिलेगी। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए इन नोट्स में जेब काटने वाला एक क्लासिक केस भी दिया है। ये तो लगता है हर लॉ के छात्र ने सुना होगा। हाँ, ये एक बेहतरीन उदाहरण है जो प्रयास के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल साफ कर देता है। मामला ये है, एक चोर भीड़-भाड़ वाली बस में आपकी जेब में हाथ डालता है, लेकिन आपकी जेब खाली निकलती है। ओह! चोर कुछ भी चुरा नहीं पाता। तो सवाल यह है कि क्या चोर को सजा मिलेगी? क्योंकि उसने तो असल में कुछ चुराया ही नहीं, नतीजा तो 0 रहा। बिल्कुल मिलेगी। कानून नतीजे से ज्यादा नियत और कदम को देखता है। अच्छा। यहाँ चोर का इरादा चोरी का था और उसने उस इरादे को पूरा करने के लिए जेब में हाथ डालने का कदम भी उठाया। ये चोरी का प्रयास माना जाएगा। और सजा कैसे तय होगी? सजा चोरी की धारा बीएनएस 330 के तहत सजा 3 साल है, तो उसके प्रयास की सजा धारा 62 के तहत उसकी आधी यानी 1.5 साल तक की हो सकती है। इन नोट्स में इस पर एक लाइन लिखी है जो मुझे बहुत पसंद आई। जेब खाली थी पर नियत काली थी। काम पूरा ना हो पर कोशिश पूरी हो तो धारा 62 छोड़ेगी नहीं। ये एक लाइन इस पूरे कानूनी सिद्धांत का सार है। बिल्कुल। चलिए अब इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। तैयारी और प्रयास में क्या फर्क है? प्रिपरेशन वर्सेस अटेम्प्ट। ये वो सवाल है जो इंटरव्यू तक में पूछा जाता है। और इन दोनों के बीच का फर्क समझना ही कानून की समझ को परखता है। सोर्स इसे बहुत साफ तौर पर 2 हिस्सों में बांटता है। पहला है तैयारी। तो अगर मैं किसी का घर जलाने के लिए बाजार से माचिस और पेट्रोल खरीद कर लाता हूं, तो क्या ये अपराध है? नहीं, आम तौर पर सिर्फ तैयारी करना अपराध नहीं माना जाता। अच्छा। जब तक आपका इरादा आपके मन में है और आप सिर्फ सामान जुटा रहे हैं, कानून दखल नहीं देता। माचिस खरीदना कोई अपराध नहीं है। तो फिर प्रयास कहां से शुरू होता है? वो लाइन कौन सी है जिसे पार करते ही आप अपराधी बन जाते हैं? वो लाइन तब पार होती है जब आप तैयारी से आगे बढ़कर अपराध करने की दिशा में पहला ठोस कदम उठा लेते हैं। उसी उदाहरण से समझाएं तो। उसी उदाहरण को आगे बढ़ाते, आप माचिस और पेट्रोल लेकर उस घर तक पहुंचते हैं और माचिस की तीली जलाते हैं, भले ही वो हवा के झोंके से बुझ जाए। तो वो प्रयास है। हाँ, वो प्रयास है। यहीं से धारा 62 लागू हो जाती है, क्योंकि आपने सिर्फ सोचा या सामान नहीं जुटाया, बल्कि करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या इस नियम का कोई अपवाद भी है? क्या कोई ऐसे भी अपराध हैं जहां सिर्फ तैयारी करना ही काफी है सजा के लिए? हाँ, और ये अपवाद परीक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं। सोर्स में 2 मुख्य अपवाद बताए गए हैं जिन्हें रट लेना चाहिए। कौन कौन से? पहला, डकैती की तैयारी,
जो बीएनएस की धारा 312 में है, और दूसरा भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी, जो बीएनएस की धारा 147 में है। मतलब इन दो मामलों में अगर कोई सिर्फ डकैती डालने के लिए हथियार और गाड़ी इकट्ठा कर रहा है या देश के खिलाफ जंग के लिए लोगों को जमा कर रहा है, तो पुलिस उसे उसी स्टेज पर पकड़ सकती है। बिल्कुल। इन दोनों अपराधों की गंभीरता को देखते हुए कानून इनके पूरा होने का इंतजार नहीं कर सकता। यहाँ सिर्फ तैयारी करना ही अपने आप में एक दंडनीय अपराध है। इन नोट्स की आखिरी स्टडी टेक ट्रिक इस पूरे कॉन्सेप्ट का निचोड़ लगती है। सही कहा। वो ट्रिक है सोचना या सामान लाना बराबर है तैयारी, जो कि अपराध नहीं है। और लेकिन करना शुरू करना बराबर है प्रयास, जो कि अपराध है धारा 62 के तहत। बस डकैती और देश के खिलाफ युद्ध के अपवादों को याद रखना है। ये विजुअल नोट्स इस जटिल अंतर को बहुत सरल बना देते हैं। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें तो हमने धमकी की गंभीरता, अपमान के पीछे का इरादा, मानहानि में आए नए बदलाव और अपराध की तैयारी और प्रयास के बीच की महीन रेखा को समझा। बिल्कुल। और यहाँ सबसे बड़ी सीख यह है कि कानून सिर्फ धाराओं और सजाओं का खेल नहीं है। ये इरादे, गंभीरता और समाज पर पड़ने वाले असर को समझता है। और मानहानि में सामुदायिक सेवा जैसे बदलाव दिखाते हैं कि हमारा कानून सजा देने के साथ साथ सुधार करने पर भी ध्यान दे रहा है। ये ट्रिक्स और विजुअल एड्स इन गहरी बातों को याद रखने के बेहतरीन टूल हैं। और हमारे श्रोता के लिए एक अंतिम विचार, कुछ ऐसा जिस पर वो और सोच सकें। मानहानि के लिए सामुदायिक सेवा को एक विकल्प बनाना एक बहुत बड़ा कदम है। जरा सोचिए, कानून बनाने वालों ने ऐसा क्यों किया होगा? अच्छा सवाल है। क्या ये इस बात का संकेत है कि हमारा समाज अब अपराध और सजा को एक अलग नजरिए से देख रहा है? क्या ये न्याय का एक ज्यादा सुधारक रूप है, जहां अपराधी को समाज से काटने के बजाय उसे समाज के प्रति अपनी गलती सुधारने का मौका दिया जाता है? सोचने वाली बात है। अपनी तैयारी के दौरान इस बदलते नजरिए पर विचार जरूर करें, क्योंकि कानून सिर्फ लिखा हुआ टेक्स्ट नहीं है। ये एक जिंदा, विकसित होती हुई चीज है।